कक्षा 12 जीव विज्ञान के अध्याय 13 जीव एवं समष्टियों के भाग 6 में हम आज अध्ययन करेंगे इनके कुछ मूल्यांकन प्रश्नों के बारे में, जो कि हम बहुत प्रीवियस पढ़ चुके हैं। उन्हीं के कुछ मूल्यांकन प्रश्न हमारे सामने हैं। शीत निष्क्रियता से उपरती किस प्रकार भिन्न है? शीत निष्क्रियता स्टूडेंट्स हमने बात करी थी हाइबरनेशन, और जो उपरती है डायपॉज, ये एक कंडीशन है जिसके अंतर्गत जीव क्या करता है, अपने आप को सस्पेंड कर लेता है। यानी कोई प्रतिकूल परिस्थिति होती है, उससे बचने के लिए वह कुछ समय के लिए अपने आप को वहां से अलग कर लेता है, किसी न किसी साधन को अपना करके। वह प्रवास नहीं कर पाता है या कोई और दूसरे साधन नहीं अपना सकता है, तो वह सस्पेंशन में चला जाता है, निलंबन की अवस्था में चला जाता है। दोनों ही क्रियाएं ताप अनुकूलन से संबंधित है। प्राणियों में जब जीव प्रवास नहीं कर पाते हैं तो वह समय में पलायन करके शीत ताप से बचता है। जैसे शीत ऋतुओं में ऋतुओं की शीत निष्क्रियता में जाना उस पलायन से बचाव का एक महत्वपूर्ण तरीका है। प्रतिकूल परिस्थितियों में झीलें और तालाब में फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स, इसमें हम बात करेंगे जूप्लैंक्टन्स की। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? वे प्राणी होते हैं जो कि जल की सतह पर तैरते हैं। तो जूप्लैंक्टन्स की अनेक जातियां उपरती में आ जाती है। यानी डायपोज एक कंडीशन है सस्पेंशन की कि वो अपनी वृद्धि को क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है, बंद कर लेती है और वह छुप जाती है। दोनों ही क्रियाओं में प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित बचे रहने में सहायता मिलती है। जैसे ही इन्हें उपयुक्त वातावरण मिलता है, यह अपना सामान्य जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि अगर समुद्री मछली को अलवण जल की जल जीवशाला में रखा जाता है, यानी एक्वेरियम, जो कि कृत्रिम पारितंत्र का कार्य करता है, तो क्या यह मछली जीवित रह पाएगी? क्यों और क्यों नहीं? तो इसमें बताया गया है जीव में लवणता के प्रति अनुकूलन की क्या संभावनाएं हैं। समुद्री जल में लवणता होती है 3%, जो प्राय सभी समुद्रों में एक समान होती है, यानी कि सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पर। इस गुण के कारण समुद्री प्राणियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन में कोई बाधा नहीं है। यानी एक समुद्री प्राणी को यदि आपने दूसरे समुद्री आवास में रख दिया तो उनके इस प्रकार के प्रवास में कोई बाधा नहीं आएगी। बाधा कब आएगी? जब समुद्री प्राणी को आप अलवणीय जल में रख देंगे या फिर अलवणीय मछली को आप समुद्री जल में रख देंगे, तो वहां पर उन्हें क्या होगा, परासरण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अलवणीय जलीय प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री प्राणी अलवणीय जल के प्राणी में लंबे समय तक नहीं रह पाते और उन्हें परासरणी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः समुद्री मछली को अलवणीय जल की जीवशाला में रखने पर वह कुछ समय के पश्चात मर जाएगी, क्योंकि उनमें एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस की क्रियाएं शुरू हो जाएगी। फिनोटिपिक अनुकूलन की परिभाषा दीजिए और एक उदाहरण दीजिए। फिनोटिपिक अनुकूलन क्या होता है? प्राणी में आकारिकीय, कार्यकीय या व्यवहारिक स्तर पर होने वाला कोई भी परिवर्तन जिसे हम नोट कर पाते हैं, वह क्या है? उसका फिनोटिपिक अनुकूलन। आकारिकीय अनुकूलन, कार्यकीय अनुकूलन और व्यवहारिक अनुकूलन, जो उसे अपने आवास में जीवित बचे रहने, जनन करने के योग्य बनाता है। जैसे आकारिकीय लक्षण क्या होते हैं? जो बाहर से दिखते हैं। जैसे आप ये देखते हो एक मरुदबिदी पादप है, कैक्टस या नागफनी में हम ऐसे देख सकते हैं। ये नागफनी है, देखिए आप यहाँ पर ये तना है और इसके ऊपर छोटे छोटे कांटों के रूप में ये हमें कुछ संरचनाएं दिखती है। ये कांटे क्या है? ये है लीव्स, पत्तियां। ये क्यों इस तरीके से रूपांतरित हो गई? वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए। हम जानते हैं मरुद्भिदी आवास में पानी की बहुत कमी होती है और इतनी कमी होती है कि सामान्य इनको अपनी एक्टिविटीज करने के लिए भी वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये अडेप्टेशन इनको अपनाना पड़ता है कि पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन कम होने के कारण इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को कांटों में रूपांतरित कर लिया कि इनको सरफेस एरिया लीफ का कम मिलेगा, रंध्र कम होंगे और आउटर और इनर एक्सचेंज बहुत कम होगा। मरुस्थल में भी जल की कमी होती है, अतः जल की कमी कम से कम हो, जल की हानि कम से कम हो, तो पत्तियों का कार्य कौन करते हैं? लीव्स फोटोसिंथेसिस का काम करती है, तो इसका कार्य करते हैं तने। ठीक है, पत्ती सदृश्य हो जाता है। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां सतह पर मोटी उपत्वचा व रंध्र गहरे गर्त में स्थित होती है। इनकी जो लीव्स होती हैं, इनके सरफेस पर भी ऊपर की तरफ कुछ मोटा आवरण होता है क्यूटिकल का बना हुआ, ताकि क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हानि कम से कम हो। और जो रंध्र होते हैं वो भी गर्त में होते हैं। मरुस्थलीय पादपों की पत्तियां होती है छोटी और जलीय पादपों की पत्तियां कैसी होती है? कटी फटी होती है। क्यों कटी फटी होती है? ताकि जो जल का प्रवाह होता है उसका वो सामना बहुत आसानी से कर सके। जल में रहने वाली वनस्पति की पत्तियां कटी होती है।
ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद, हमने एलिन्स के रूल में बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया था कि जैसे ठंड ध्रुवीय प्रदेशों का एक भालू है। ये कैसे है, इसकी आंखें देखो बहुत छोटी सी, इसके पंजे भी छोटे होते हैं, इनकी पूंछ भी बहुत छोटी होती है, कान भी बहुत छोटे हैं। ये आउटर एक्सट्रीमिटीज़ है, ये छोटी हो जाती है, सरफेस एरिया को कम करती है ताकि हीट एक्सचेंज कम से कम हो। अधिकतर जीवधारी 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर जीवित नहीं रह पाते, लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे आवास में जहां पर तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है तो वहां कैसे रह पाते हैं, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती है किसी भी जीव में वह एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर होती है। न्यूनतम मतलब एक हर चीज़ के लिए क्या चाहिए होता है, एक टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर के लिए एक विशेष कारक होता है एंजाइम। ये उपापचय क्रियाओं करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया करने का एक क्या है, उत्प्रेरक है, यानी किसी भी क्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक है। अगर एंजाइम जो है इसको काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए होता है। अगर इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेगा। जितना टेम्परेचर है उससे कम होगा तो भी प्रॉब्लम है, और अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो इसका नेचर कैसा है, प्रोटीनेशियस नेचर होता है, ठीक है। तो इसके कारण डीनेचर्ड हो जाता है और अपने काम बंद कर देता है और वह उपापचय क्रियाएं परफॉर्म नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से कुछ सीड्स भी हम देखते हैं, इनकी क्या होता है, एरिया के ऊपर, आउटर एरिया के ऊपर कुछ मोटा आवरण बन जाता है, काफ़ी कठोर आवरण बन जाता है ताकि आउटर और इनर एनवायरनमेंट के बीच में एक्सचेंज कम से कम हो, कुछ समय तक यह प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को वहाँ सर्वाइव कर सके। इस प्रकार से ये एक अडेप्टेशन इनमें आता है। बीजाणुओं में जनन के दौरान एंडोस्पोर्स भी बनते हैं, और कुछ जो जीवाणु और बीजाणु की बात जैसे हम करते हैं बेसिलस एंथ्रेसिस और क्लोस्ट्रीडियम टिटेने की, कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी रह पाते हैं, तो इसका क्या कारण है कि उसमें उपस्थित कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड क्या करता है, उसके चारों तरफ उस झिल्ली में उपस्थित होता है, उस आउटर मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है, जो कि इसको इतने अधिक टेम्परेचर में रहने के लिए उपयुक्त बनाता है। उन गुणों को बताइए जो व्यष्टियों में नहीं पर समष्टियों में होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बहुत बात करी थी कि व्यष्टि क्या है, एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल इंडिविजुअल, और ये जो दिख रही है हमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो क्या है, पॉपुलेशन है। जैसे पूरे कमल के फूलों का एक क्या है, एक ही जाति के समूह के फूल हैं, यहाँ पे कमल के फूल हैं, तो ये होगी पॉपुलेशन। इसमें से यदि एक फूल की बात की जाती है तो वह क्या है, व्यष्टि। तो यदि मैं मनुष्य की पॉपुलेशन की बात करती हूँ तो जैसे एक मनुष्य है तो या तो वो जन्म लेगा या उसकी मृत्यु होगी, या तो वो नर होगा या मादा होगी, या अपने आप को वातावरण में वह चेंज कर सकता है। लेकिन यदि मैं पॉपुलेशन की बात करूंगी तो बहुत सारे जीव होते हैं, मतलब मनुष्य है एक ग्रुप में स्थित है तो वह क्या है, मनुष्य की पॉपुलेशन, उसमें कितने लोगों का जन्म हुआ एक दिए गए समय में और उसी समय में कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो हम जन्म दर और मृत्यु दर की गणना करते हैं। कितने नर हुए और कितनी स्त्रियां हुई, तो वह क्या हो गई, जन्म दर और मृत्यु दर। और लिंग अनुपात, नर और मादा का यदि हम लेते हैं तो लिंग अनुपात, और जन्म और मृत्यु के बारे में बात करते हैं तो जन्म दर और मृत्यु दर। बहुत सारे जीव होते हैं, वह आपस में इंट्रैक्शंस करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, आवास के लिए, भोजन के लिए, रहन सहन के लिए, परभक्षण के लिए, किसी भी कारण से वो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो उनमें एक नियम लागू होता है, वो प्राकृतिक वर्ण। बहुत समय तक वो अगर उस वातावरण में रहते हैं तो प्रकृति उनको चयन करती है। तो समष्टि में हमेशा प्राकृतिक वर्ण का नियम लागू होता है। अगर चरघाता के रूप से बढ़ रही समष्टि 3 वर्ष में दोगुने साइज की हो जाती है तो समष्टि की वृद्धि की इंट्रिंसिक दर क्या है। स्टूडेंट्स, हमने बहुत पहले इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की थी कि चरघाता की वृद्धि कब होती है, जब हमारे पास असीमित संसाधन होते हैं, ठीक है। असीमित संसाधन का क्या मतलब है, यानी कि जो जीव जिस एरिया में रह रहे हैं उनके पास रहने की, खाने की, जनन करने के लिए या परभक्षण जो भी है वो सब उनके अनुकूल है, संसाधन असीमित है। तो उस स्थिति में इनकी वृद्धि जो होगी उसमें जो कर्व बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, जे शेप। और जे शेप कर्व बनेगा, इसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो वे जो कि जनन के लिए किसी निश्चित समय का इंतजार नहीं करते, एक वे जो कि सतत जनन वाले प्राणी कहलाते हैं, यानी कि जिनमें जनन करने के लिए किसी निश्चित समय की आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी समय जनन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वह है चरघाता की वृद्धि वक्र, मतलब इनमें ग्रोथ कर्व बताया जाता है। और इधर जो पीरियोडिक ब्रीडर्स थे उनके अंतर्गत होती है ज्यामितीय वृद्धि। बनेगा दोनों में ही जे शेप कर्व।
तो हमें पूछा गया है चरघाता की वृद्धि के बारे में। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत बताया था और प्रेक्षित किया था कि चरघाता की अथवा ज्यामितीय वृद्धि होती है, लेकिन संसाधन क्या होने चाहिए? असीमित होने चाहिए। जैसे कि इसके बारे में मैंने बात की थी कि क्लोज पॉपुलेशन और ओपन पॉपुलेशन के बारे में। क्लोज पॉपुलेशन में क्या होगा? इमिग्रेशन नहीं होगा और एमिग्रेशन नहीं होगा। ठीक बात। हमने बात की थी dn/dt, ये है समष्टि में परिवर्तन बराबर बर्थ माइनस डेथ और पॉपुलेशन का क्या साइज है। बर्थ माइनस डेथ को हमने कह दिया था r। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया था वह था ये जो r है वही क्या है? वृद्धि की इंट्रिंसिक दर है। जैसे कि पूरा दिखाया गया है, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर है। ये जो r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर है वही क्या है? इंट्रिंसिक दर, जिसमें जैविक और अजैविक कारकों के प्रभाव की बात हम करते हैं, तो इसमें इंट्रिंसिक दर भी कैसी हो जाएगी? 3r हो जाएगी। जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि r का क्या मान होगा, तो r भी 3r हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में शाकाहारिता के विरुद्ध रक्षा करने की महत्वपूर्ण विधियां बताइए। हर्बीवोरी। अब इसके लिए हमें समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शाकाहारिता, जैसे कुछ शाकाहारी प्राणी हैं, शाकाहारी क्या करते हैं? पादपों का भक्षण करते हैं, लेकिन वो है तो भक्षी, पर भक्षी। चाहे वो पादपों का भक्षण करे, हमने उनको किस में कैटेगराइज कर दिया? शाकाहारियों में। तो शाकाहारी भी क्या एक प्रकार के परभक्षी हैं। पादपों के लिए शाकाहारी प्राणी परभक्षी है। लगभग 25% कीट फाइटोफैगस है। फैगस यानी खाने वाले। किसको खाने वाले? पादपों को खाने वाले, अर्थात वे पादप रस और पौधों के अन्य भागों को खाते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं ये कीट है, ये इसका मकरंद का आनंद ले रहा है। इसी प्रकार से ये कीट किसी और पादप पर है, ये भी मधुमक्खी है, ये भी इसके परागकण का आनंद ले रही है। वैसे ही ये कोई कीट है जो कि पादप को खा रहा है। तो पौधों के लिए समस्या विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि ऐसे तो पादप को कोई भी खा जाएगा। तो पादपों में कुछ रक्षा विधियां भी है जिससे कि वह अपने आप को इन पादप पक्षियों से क्या कर सकती है? बचा सकती है। वही ये पूछ रहा है कि शाक पक्षियों के विरुद्ध क्या पादपों के अंतर्गत रक्षा युक्तियां हैं, क्योंकि वे अपने परभक्षियों से दूर तो नहीं भाग सकते। पादप तो बिल्कुल नहीं भाग सकते, जंतु तो फिर भी भाग तो जाए, पादप क्या करेंगे? इसलिए पादपों ने शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से आकारिकी और रासायनिक रक्षा विधियां विकसित कर ली है। रक्षा के लिए सबसे सामान्य आकारिकी साधन है कांटे, क्योंकि कांटों के पास कोई भी नहीं आना चाहता। हम जानते हैं कि गुलाब का पौधा होता है, गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन हर कोई जीव उसको खा नहीं सकता क्योंकि उसमें होते हैं कांटे। वैसे ही मरुद्भिदी अनुकूलन के तहत पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती है। दूसरी उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है जीवों से। कोई भी जीव कांटों वाली चीज को नहीं खाता। ये देखिए, तो ये भी एक प्रकार की क्या है? इसकी आकारिकी रक्षा युक्ति है। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए। हमने पढ़ा था एपीफाइट्स प्लांट्स जो कि दूसरे पादपों की सतह पर उगते हैं। वह भोजन के लिए, प्रकाश के लिए, आवास के लिए किसी भी तरह से उन पर निर्भर रहते हैं। तो ये एक प्रकार का जो इंटरेक्शन है वो किस प्रकार का इंटरेक्शन है? ये +0 का इंटरेक्शन है। सहभोजिता दिखाता है, धनात्मक इंटरेक्शन है। इसकी पूरी चर्चा हमने की थी। देखिए आम का पादप है और इसके ऊपर ये उगा हुआ है आर्किड। तो ये आवास के लिए उगा हुआ है, प्रकाश की कंसंट्रेशन लेने के लिए ऊपर इसके ऊपर उग गया। इससे इस पादप को, ऑर्किड को तो लाभ है, लेकिन आम के पादप को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। इस प्रकार से बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सहभोजिता का, जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है, आर्किड को लाभ हो रहा है, और दूसरे जीव को ना लाभ होता है और ना नुकसान होता है। कीट पीड़कों के प्रबंध के लिए जैव नियंत्रण विधियों के पीछे क्या पारिस्थितिकीय सिद्धांत है? पारिस्थितिकी की दृष्टि से कीट पीड़कों के प्रबंध, यानी कि यही बात पूछ रहा है कि हम लोग तो कीट पीड़कों का यूज करते हैं प्रकृति के अंदर बहुत ज्यादा, जिसके कारण क्या हो जाता है? उर्वरता में कमी हो जाती है। लेकिन पादपों में क्या रक्षा युक्तियां हैं कीट पीड़कों के लिए, वही ये पूछ रहा है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से कीट पीड़कों के प्रबंध जैव नियंत्रण विधि परभक्षण क्रिया है। जब जीवों में पारस्परिक क्रियाएं होती है तो स्वाभाविक है कि एक जाति को तो लाभ होगा, वह दूसरी जाति को क्या होगी? हानि होगी। परभक्षण में तो यही होता, एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को हानि, यानी कि ये परजीविता का उदाहरण है। प्लस माइनस इंटरेक्शन। जैसे पौधों को खाने वाले प्राणी शाकाहारी होते हैं, परंतु पारिस्थितिकी संदर्भ में वे परभक्षी होते हैं। सामान्यतः कृषि में पीड़कनाशियों के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के रसायन उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक बात। इसके स्थान पर इन पीड़कनाशियों का नियंत्रण जैव विधियों से भी किया जाता है। परभक्षण में एक जीव समूह दूसरे जीव का क्या कर लेता है? भक्षण कर लेता है, अर्थात एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होती है।
यदि प्रकृति में परभक्षी नहीं होते तो शिकारी जातियों का क्या हो जाता, समावष्टि घनत्व जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती और पारितंत्र में अस्थिरता आ जाती। जब भी किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशक जातियां आ जाती है तो वे आक्रामक हो जाती है, वह तेजी से फैलने लगते क्योंकि आक्रांत भूमि में उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई एक नागफनी, ऑस्ट्रेलिया में एक नागफनी लाई गई थी कहीं से और वह लगा दी गई वहां पर खाली भूमि में। तो उस नागफनी ने इतना फैलाया अपने आप को कि वह पूरा क्षेत्र नागफनी से भर गया। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका प्राकृतिक परभक्षी उपस्थित नहीं था। वो जहां से लाई गई थी वहां से उसके साथ उस परभक्षी को नहीं लाया गया। फिर इस आक्रांत को कैसे खत्म किया गया कि जहां से लाई गई थी नागफनी वहीं से उसके संबंधित शलभ को लाया गया, तब जाके उसने उस नागफनी को खाया और उस आक्रामक नागफनी का आतंक खत्म हुआ। कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण में अपनाई गई जैव नियंत्रण विधियां परभक्षी की समष्टि नियमन की योग्यता पर क्या है, आधारित है। परभक्षी समष्टि नियमन को करता है। यदि संख्या बहुत ज्यादा होगी, उसको कोई खाने वाला ही नहीं होगा तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। परभक्षी स्पर्धी जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता को कम कर देते हैं। कंपटीशन होता है, उसमें से एक बचता है और दूसरा मर जाता है। कम करके किसी समुदाय में जातियों की डाइवर्सिटी बनाए रखने में भी हेल्प करता है। निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए, जैसे कि शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। हमने बहुत पहले ही बात करी थी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के बारे में। हाइबरनेशन सस्पेंशन की एक अवस्था है। यदि प्राणी अपने आप को शीत ऋतु से बचाना चाहता है, बहुत ठंड है बाहर, उससे बचाना चाहता है लेकिन प्रवास भी नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा, हाइबरनेट हो जाएगा, यानी कि शीत आवास में निष्क्रिय हो जाएगा और अपनी वृद्धि को बंद कर लेगा। अपनी उपापचय क्रियाएं भी बंद करके एक जगह पर रह जाएगा। ये होती है शीत निष्क्रियता। ऐसा ही यदि ग्रीष्म वातावरण में व्यक्ति कुछ करता है तो उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन, कि ग्रीष्म आवास में उसने अपने आप को निष्क्रिय कर लिया है और जब प्रतिकूल परिस्थितियां निकल जाएगी तो ये अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। और इसी प्रकार से हम देखते हैं अजैविक कारकों के प्रति अनुक्रियाएं हैं एक प्रकार की। जैसे कि भालू देख रहे हैं आप, ये शीत निष्क्रियता में चला गया है, आराम से ये निष्क्रिय होकर ठंड के आवास में मजे ले रहा है। इसी प्रकार से ये स्नेल और घोंगे हैं, ये भी क्या है, ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं, गर्मी का आवास इनको सूट नहीं बैठता तो ये भी वहां पर निष्क्रिय हो जाते हैं। एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म। एक्टोथर्म और एंडोथर्म क्या होते हैं कि कुछ प्राणी होते हैं जो कि बाह्य वातावरण के अनुसार अपने शरीर के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो बाह्य वातावरण के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, अपने वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार अपने टेम्परेचर को वह सेट नहीं कर सकते। वह प्राणी क्या कहलाते हैं, एंडोथर्म। ठीक है, देखिए तो दो प्रकार की कैटेगरी करी हमने, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड, यानी शीत रुधिरीय और गर्म रुधिरीय। गर्म रुधिरीय प्राणी कौन से होंगे, जैसे कि मनुष्य का एग्जाम्पल ले लो आप, मैमल्स का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एवीज का एग्जाम्पल ले लीजिए, यानी पक्षी और स्तनधारी दोनों ही कैसे हैं, वार्म ब्लडेड है। और मछलियां ले लो आप, रेप्टाइल्स ले लो आप, एम्फीबियंस ले लो आप, ये तीनों कैटेगरी के जो प्राणी हैं, मछलियां, उभयचारी और स्नेक, लिजार्ड, ये जितने प्राणी हैं रेप्टाइल्स के, सरीसृप वर्ग के, वो कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में कौन आता है, पक्षी और स्तनधारी। अब इनका अर्थ क्या है, कोल्ड ब्लडेड शीत रुधिरीय प्राणी पोइकिलोथर्मल भी कहते हैं इनको हम, और एक्टोथर्मिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह बाह्य वातावरण के अनुसार अपने शरीर के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। यदि ये गर्म आवास में जाते हैं तो उसके अनुसार अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, ये सरूपी होते हैं, और ठंडे आवास में गए तो उसके अनुसार इनका बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, लेकिन एंडोथर्म या वार्म ब्लडेड प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर एक ही जगह पर स्थिर रहता है। एक ही जगह पर स्थिर रहने का मतलब ये है कि ये अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। चाहे आप इनको ठंड में ले जाएं तो भी इनका बॉडी टेम्परेचर वही रहेगा, चाहे आप इनको गर्मी में, फुल गर्मी में ले जाएं तो भी इनका बॉडी टेम्परेचर यही रहेगा। होम्योस्टेटिस जो कंडीशन है वह हमें गर्म रुधिरीय प्राणियों में देखने को मिलती है। जैसे हम स्तनधारी मनुष्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये यही रहेगा चाहे हम आर्कटिक क्षेत्रों में चले जाएं, चाहे हम
हॉट डेजर्ट में चले जाएं, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो सेल्फ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड वही रहेगा। तो हमने ये देखा एक्टोथर्म और एंडोथर्म के बारे में। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके भाग 2 के अभ्यास प्रश्न अध्याय 13 के लिए। थैंक यू।